اس बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में ज़्यादती के वाक़यात की रोकथाम के लिए कानून साजी पर बहस की गई। वफाकी काबीना ने मुजरिमान की सख्त सज़ाओं पर मुश्तमिल सिफारिशात की असूली मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने ज़्यादती के मुजरिमान को नामर्द बनाने का कानून लाने की भी असूली मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म का कहना है, संगीन नौयत का मामला है, कानून साजी में किसी किस्म की ताख़ीर नहीं करेंगे, अपने मुआशरे को महफूज माहौल देना है। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस बताएगा मज़ीद किन किन बातों पर गौर किया गया इस इजलास में? मुजरिमान के लिए कैस्ट्रेशन का कानून लाने की भी असूली जो है मंजूरी दे दी है। आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाज़ेह और शफाफ अंदाज में कानून साजी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि यकीन बनाया जाएगा कि सख्त से सख्त कानून का जो है वो इतलाक़ हो। इस तमाम तर बहस में वफाकी वज़रा का जो ज़्यादती के मुजरिमान पर फांसी की सज़ा जो है उसका कानून का हिस्सा बनाने का मुतालबा किया गया और रेप मुजरिमान को सरेआम फांसी के तख्ते पर लटकाया जाना चाहिए, ऐसा कहना था बाज़ वज़रा का, जिसमें फैसल वाडा हैं, आज़म स्वाति और नूरुल हक कादरी ने भी फांसी की जो सज़ा की हमायत की है। लेकिन हमारे ज़राए बता रहे हैं कि इब्तदाई तौर पर वज़ीर इमरान खान का कहना था कि कैस्ट्रेशन के कानून की तरफ जो है वो जाना होगा और कानूनी टीम की जानिब से जो रेप कानून ऑर्डिनेंस के मसवदे पर काम जो है वो भी मुकम्मल कर लिया गया है और इसके साथ जो मुतासरा खवातीन और बच्चों को जो बिला खौफ व खतर अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करवा सकेंगे। और वज़ीर इमरान खान का ये भी कहना था कि मुतासरा खवातीन और बच्चों की शिनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ का भी खास ख्याल रखा जाए। तो सबसे अहम अभी तक की जो कैबिनेट की जो जारी है उसमें अभी तक का जो सबसे अहम डेवलपमेंट है वो ये है। इसके अलावा जो दीगर एजेंडे हैं वफाकी काबीना के इजलास में उन पर भी गौर जो है वो जारी है, खुसूसन जो PTE के जो मामलात हैं और जो दीगर जो तकर्रियाँ हैं इदारों के सरबराहान की उस पर भी तफसीली मुशावरत जारी है। इसके साथ साथ जो दीगर जो सियासी सूरत हाल और जो कोरोना के हवाले से जो मामलात हैं वो भी काबीना में डिस्कस हो रहे हैं। अच्छा अवैस, ये भी बताइएगा कि आज के इस इजलास में मुख्तलिफ वज़रा की जानिब से फांसी की सज़ा भी तजवीज़ की गई, इस पर वज़ीर आज़म ने क्या कहा था? हाँ बिल्कुल जी, जो वफाकी वज़रा हैं उनकी तरफ से ज़्यादती के मुजरिमान की जो फांसी की सज़ा जो है उसको कानून का हिस्सा बनाने का मुतालबा किया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि जो रेप मुजरिमान को सरेआम फांसी के तख्ते पर जो है वो लटकाया जाए, इस तरह कहना था बाज़ वज़रा का, जिसमें फैसल वाडा जो हमारे उनके मुताबिक फैसल वाडा हैं, आज़म स्वाति और नूरुल हक कादरी जो हैं उन्होंने भी इसकी जो है हमायत की है। लेकिन ये तमाम तर डिस्कशन पर वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि इब्तदाई तौर पर हम सिर्फ कैस्ट्रेशन के कानून की तरफ जाना होगा हमें और इसकी तरफ हम जा भी रहे हैं। और जो कानूनी टीम जो है उनका कहना था कि तमाम तर कानून जो ऑर्डिनेंस है उनके मसवदे पर काम जो है वो मुकम्मल कर लिया है। बताया गया है कि जो खवातीन जो पॉलिसीज है, जो फास्ट ट्रैक जो मुकदमात है, गवाहों की जो तहफ़्फ़ुज़ है उस पर काफ़ी डिटेल जो है वो डिस्कशन हुई है और उसका जो मसवदे का जो है वो बुनियादी हिस्सा होगा इस कानून का। और जो खवातीन और बच्चे जो हैं वो उनका वज़ीर आज़म को कहना था कि वो बिला खौफ खतर अपनी शिकायत है वो दर्ज करवा सकते हैं और इनकी जो शिनाख्त जो तहफ़्फ़ुज़ है उसका खास ख्याल जो है वो रखा जाए। इमरान खान ने कहा कि हमने अपने माशरे को महफूज जो है माहौल देना है और ये तमाम तक जो डिस्कशन हुई है कैस्ट्रेशन के जो कानून को जो उसकी असूली मंजूरी दी गई है, तो ये अभी तक की जो है वो सबसे अहम डेवलपमेंट है कि काबीना इजलास में ज़्यादती के वाक़यात की जो रोकथाम के लिए जो कानून जो है वो सख्त कानून साजी पर जो है उस पर जो बहस करते हुए इस पर सख्त जो है जो तजवीज़ भी सामने आई। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसको होल्ड करवाया और उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ कैस्ट्रेशन के कानून तक ही हमें रहना होगा, क्योंकि इनिशियल जो चीज़ है वो इसको लागू करनी होगी और उसके बाद आगे चल के देखा जाएगा कि अगर मज़ीद सख्ती करना पड़ी तो वो भी हम उस तरफ जाएंगे, क्योंकि ताकि खवातीन और बच्चों को जो है वो हर तरह की जो है वो सिक्योरिटी फराहम की जा सके। अच्छा अवैस, ये भी बताइएगा कि वज़ीर आज़म का कहना था कि ये संगीन नौयत का मामला है, इसमें ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, तो इसका इम्प्लीमेंट कब तक मुतवक्की है? बिल्कुल जी, इम्प्लीमेंट इनको असूली मंजूरी दे दी गई है और अब इस पर मजीद जो है इसको कानून का जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कानून का जो मसवदा लाया जाएगा। पार्लियामेंट के हवाले से भी बताया जा रहा है कि उस तरफ भी कानून साजी जो है वो की जा सकती है। और सबसे अहम जो चीज़ है कि अभी अब से कुछ देर कबल ही जो है काबीना का जो इजलास है वो भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस हवाले से आज डिटेल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसमें बताया जाएगा कि इसको कैसे परसू किया जाएगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, अगर ऑर्डिनेंस ला रहे हैं और मसवदा जो ला रहे हैं उस पर क्या इम्प्लीमेंटेशन होगी और कितनी जल्दी जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि हुकूमत का ये दावा है कि इस पर जो है किसी किस्म को कोई डिले नहीं होना चाहिए। कैस्ट्रेशन के कानून के हवाले से जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद कहा है कि अभी हम सिर्फ इनिशियल तौर पर ये कानून जो है वो ला रहे हैं। जिस तरह दीगर जो वज़रा हैं उनकी तरफ से कहा गया कि
जो ज्यादती के जो मुजरमान हैं उनको फांसी की सजा दी जाए, लेकिन इस पर काफी वज़रा ने जो है अपनी तजवीज़ दी, लेकिन इमरान खान का ये कहना था कि अभी फिलहाल हम इस तरफ नहीं जा रहे और सबसे पहले जो इब्तदाई तौर पर कैस्ट्रेशन के जो कानून है उसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसको लागू किया जाएगा और उसके आगे चल के हम देखेंगे कि इस कानून में कितनी लचक है और उसको आगे कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सके ताकि ज्यादा से ज्यादा सख्ती की जा सके, ताकि जो मुजरमान है वो कैफे किरदार तक पहुंच सकें। ठीक है अवैस, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में ज़्यादती के वाक़यात की रोकथाम के लिए कानून साजी पर बहस की गई। वफाकी काबीना ने मुजरिमान की सख्त सज़ाओं पर मुश्तमिल सिफारिशात की असूली मंजूरी दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़्यादती के मुजरिमों को नामर्द बनाने के कानून लाने की भी उसूली मंजूरी दी है। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बुखारी साहब, वफाकी काबीना ने मुजरिमान की सख्त सज़ाओं पर मुश्तमिल सिफारिशात की उसूली मंजूरी दी है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने भी ज़्यादती के मुजरिमों को नामर्द बनाने का कानून लाने की उसूली मंजूरी दी है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये जिस किस्म के क्राइम आजकल हो रहे हैं, जिस किस्म के बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात, नौजवान और छोटी बच्चियों के साथ जिस तरह से वाकयात हो रहे हैं, कानून साजी की तो जरूरत है और बहुत सख्त कानून साजी की जरूरत है। लेकिन ये जिस कानून की बात आप कर रहे हैं, जो आज कैबिनेट में जिसकी मंजूरी दी गई है, इसके ऊपर इस्लामी नजरियाती काउंसिल की रिजर्वेशन हैं, कुछ उलमाए कराम जो हैं उनकी रिजर्वेशन हैं। ये कहा जा रहा है कि ये कानून साजी की जा रही है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके प्रेशर के तहत, चाहे वो यूरोपीय यूनियन है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस है। तो देखना ये होगा कि ये आप एक तरफा कानून साजी कैसे कर पाएंगे, क्योंकि जो भी कानून आप बनाएंगे उसको बिलाखिर पार्लियामेंट के पास जाना है। वहाँ उसके हवाले से जब तक आप बैठ के अपोजिशन के साथ एंगेज करके बात नहीं करेंगे तो कानून पास कैसे होगा। मुझे तो इस बात पर मेरे सवालिया निशान बहुत बड़ा दिखाई देता है कि जब तक आप बाहमी मुफाहमत के साथ इस किस्म की कानून साजी के लिए इस्लामी नजरियाती काउंसिल को साथ मिला के एक इत्तेफाक राय पैदा नहीं करेंगे तो कानून साजी कैसे होगी इसके हवाले से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जबकि अवैस की आनी डिटेल्स हमें बता रहे थे। अवैस साहब का भी बहुत शुक्रिया। मज़ीद ख़बरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म या नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस अपीलों पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोखर ने बताया अदालती हुक्म पर अमल दरामद कर दिया गया। दफ्तर खारजा ने 2 रिपोर्ट्स अदालत में जमा कराई हैं। 2 अखबारात में नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार जारी किया गया। अदालत ने नवाज शरीफ के इश्तिहारात की तामील करने वाले अफसरान के बयान रिकॉर्ड करने का फैसला कर लिया, जबकि दफ्तर खारजा ने नवाज शरीफ के जानबूझकर पेश न होने से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा कराई है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बयानात कलमबंद किए जाएंगे क्योंकि तसल्ली करनी है। नवाज शरीफ को हुक्मनामे से आगाह करने की हर मुमकिन कोशिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ रेफरेंसेस कराची मुंतकिल करने की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात कल अदम करार दे दिए। अदालत ने रेमार्क्स दिए कि केस 2 हफ्तों के अंदर खुली अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ रेफरेंसेस कराची मुंतकिल करने की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। PDM के सदर मौलाना फजलुर रहमान आज बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान चेयरमैन पीपल्स पार्टी से बिलावल हाउस कराची में मिलेंगे। लॉन्ग मार्च और इसम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने के इशूज़ पर भी संजीदगी से मुशावरत करेंगे। तफसीलात जानते हैं, साजिद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, PDM के सदर मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मुतहरिक हैं। PDM के सदर मौलाना फजलुर रहमान आज शाम 7 बजे कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी से बड़ी अहम मुलाकात करके उनके साथ लॉन्ग मार्च और असम्बलियों से इस्तीफे देने के इशू पे संजीदा मुशावरत करेंगे। जराये के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान की मुस्लिम लीग की मरियम नवाज से भी मुलाकात की, लेकिन दादी की वफात की वजह से ये मुलाकात चंद दिनों तक मुलतवी कर दी गई है। हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की खातिर मौलाना फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च और पार्लियामेंट से इस्तीफों की हतमी तारीख के लिए मुतहरिक हो गए। मौलाना फजलुर रहमान की दोनों बड़ी जमातों की क़यादत से हंगामी मुलाकातों से ऐसा मालूम हो रहा है कि PDM की तहरीक जल्द किसी फैसला कुन मुहल्ला में
दाखिल हो जाएगी। और बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान की ये मुलाकात इंतहाई अहम ये मुलाकात निहायत अहम है। बहुत शुक्रिया आपका साजिद। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान ने दहशत गर्दी में मुलव्वस भारत की अमली मनसूबाबंदी मुआवनत के सबूत दिए। सबूतों पर मुश्तमिल डोजियर के बाद भारत ने पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम को बढ़ा दिया है। मकबूजा कश्मीर के गाँव में मुबैना दहशत गर्दी की मनसूबाबंदी में पाकिस्तान को मुलव्वस करने की कोशिश एक शरारत है। तो आपको बताएं कि तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान ने दहशत गर्दी में मुलव्वस भारत की अमली मनसूबाबंदी मुआवनत के सबूत दिए। सबूतों पर मुश्तमिल डोजियर के बाद भारत ने पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम को बढ़ा दिया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में ऑपरेशन के दौरान कई तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। दुकानों के बाहर बने हुए चबूतरों और दीवारें मिसमार कर दी गई हैं। हसन अब्बास बताएगा इस हवाले से। जी देखिए, जेएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल की जानिब से जो है वो कार्रवाई की गई है। गुलशन इकबाल का ये इलाका है जहाँ पे दुकानों के बाहर से दर्जनों तजावुजात का खात्मा किया गया है। मज़ामत करने पे 2 अफराद को पुलिस की जानिब से हिरासत में लिया गया है। जब हमारे डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट से बात हुई तो उनका ये कहना था कि शहर भर के अंदर जो है वो तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयों को तेज कर दिया गया है और मजीद बेहतर इक़दाम किए जा रहे हैं कि जल्द कराची शहर से तजावुजात का खात्मा किया जाए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो दुकानों के बाहर से जो है वो सामान जब्त किया गया। उसके अलावा जो चबूतरे और दीवारें कायम की दुकानों के बाहर, उनको भी जो है वो तोड़ा गया है, जिसके दौरान मज़ामत 2 अफराद को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उसके बाद जो है उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। रेडियो पाकिस्तान के बरतरफ मुलाजमीन फिर सड़कों पर आ गए। इस्लामाबाद में रेडियो पाकिस्तान के बरतरफ मुलाजमीन डी चौक पर जमा हो गए हैं। आपको बताएं रेडियो पाकिस्तान के बरतरफ मुलाजमीन फिर से सड़कों पर आ गए हैं और इस्लामाबाद में रेडियो पाकिस्तान के बरतरफ मुलाजमीन डी चौक पर जमा हो गए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे बिलाल विक से। बिलाल बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद के डी चौक में मौजूद हूँ जहाँ पर एक मरतबा फिर जो है रेडियो पाकिस्तान के जो बरतरफ मुलाजमीन हैं वो यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं और यहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं और आज सुबह से यहाँ पे डी चौक में जमा हैं। इनके लीडर जो हैं इस वक्त मेरे साथ एजाज साहब मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। डेडलॉक इस तरह है कि जी हम 1 माह से एहतजाज करते और मुज़ाकरात में भी हम जा रहे थे। शिबली फराज से हमारे मुज़ाकरात हुए, नाकाम हुए। डीजी से मुज़ाकरात हुए, नाकाम हुए। अब चारों सूबों से लोगों को हमने कॉल दी है कि हम उस वज़ीर आज़म हाउस ज़रूर जाएंगे जहाँ हम अपना मुकदमा लेके जाएं, जहाँ से हमें रिलीफ मिलना है। वज़ीर आज़म हाउस कब जाएंगे? ये जी मैं अभी कैबिनेट मीटिंग स्टार्ट है और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने कहा जी कैबिनेट मीटिंग ख़त्म होगी और आपके मुज़ाकरात टेबल पे आपको बैठाया जाएगा। अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं वेल एंड गुड, ना हुए तो हम वज़ीर आज़म हाउस की तरफ मार्च करेंगे। आज का क्या प्लान है? आज इधर धरना देंगे या आज शाम को एहतजाज खत्म? आज का प्लान ये है कि अगर मुज़ाकरात हो के मामलात हल होते हैं और नोटिफिकेशन हमारा हो जाता है बहाली का तो फिर धरना हम क्लोज़ कर देंगे। अगर नहीं कोई बात बनती तो फिर शायद हम लोग यहाँ पे जीने और मरने के लिए कसम खा के आए हुए हैं कि हम नहीं जाएंगे, चाहे हमें मारो या जेलों में डालो। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि एहतजाजी मुलाजमीन जो हैं वो कह रहे हैं कि जब तक हमें बहाल नहीं कर दिया जाता हम लोग यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। अगर हुकूमत हमसे मुज़ाकरात करती है तो हम तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए, लेकिन हमें बुलाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। सदर आरिफ अलवी पाकिस्तान से कम्बोडिया हिजरत करने की तैयारियां करने वाले कावन हाथी को मिलने पहुंच गए। इस्लामाबाद चिड़ियाघर आमद पर सदर आरिफ अलवी को कावन हाथी की मुंतकली पर ब्रीफिंग दी गई। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान मलिक बताएगा क्या तासुरात थे सदर ममलिकत के? देखिए, सदर मुमलिकत कावन हाथी को अलविदा कहने के लिए चिड़ियाघर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कावन हाथी को देखा और उसके जो इंतजामात किए गए हैं उसको कम्बोडिया ले जाने के हवाले से उन पर ब्रीफिंग ली। सदर मुमलिकत ने कावन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया और ये उम्मीद जाहिर की कि नई मंजिल जो है इसकी वहां पर ये सुकून से और बेहतर अंदाज में रह सकेगा और उनका कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि ये कम्बोडिया में ज्यादा खुश रहेगा। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतलका कानून बनाने की भी उन्होंने बात की और अहम बात यह है कि कावन के जाने के बाद चिड़ियाघर में सिर्फ भेड़ियों का एक जोड़ा रह जाएगा, जिसको आइंदा चंद रोज में भिजवा दिया जाएगा। 6 दिसंबर को उर्दन भिजवा दिया जाएगा, जिसके बाद ये चिड़ियाघर मुकम्मल तौर पर खाली हो जाएगा।
تعلیمی اداروں کی بندش پر یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے صدر ابراہیم حسن مراد نے ٹویٹ کیا کہ تعلیمی ادارے بند کرنے سے قبل سٹیک ہولڈر سے مشاورت کرنی چاہیے تھی۔ پسماندہ علاقوں کے تعلیمی اداروں کے پاس سہولتیں نہیں، تعلیمی اداروں کو بند یا کھولنے کے لیے خود مختاری حاصل ہونی چاہیے۔ آپ کو بتائیں کہ تعلیمی اداروں کی بندش پر یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے صدر ابراہیم حسن مراد نے ٹویٹ کیا کہ تعلیمی ادارے بند کرنے سے قبل سٹیک ہولڈر سے مشاورت کرنی چاہیے تھی۔ براہ راست لیے چلیں گے مسلم نون کے رہنما عطا اللہ تاڑر میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ آج بھی اور کل بھی جو پارٹی کے ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز ہمارے جو ہیں سینئر پارٹی کے اراکین ہیں ان سے وہ تعزیت لے رہی ہیں، تو جیسے ہی جنازے کا اناؤنسمنٹ ہوگی تو پھر ہم عوام الناس کو بھی اس کی ڈیٹ کا، ٹائم کا جو ہے وہ مطلع کر دیا دیکھیے ان کی ایک تو پچھلے دنوں شدید کڈنی پین تھی، ان کے ہارٹ کے ایشوز ہیں، ملٹیپل ان کو ایلمنٹس ہیں، مختلف بیماریاں ہیں۔ ان کے ذاتی معالج نے اور ان کے معالجین نے ان کو سختی سے منع کیا ہے کہ کووڈ کے خطرے کی پیش نظر وہ ایک ہائی رسک پیشنٹ ہیں، وہ آپ کی میری طرح کہ ان کا جو ہے وہ میڈیکل کنڈیشن نہیں ہے، وہ ایک فٹ شخص نہیں ہے، میڈیکلی فٹ نہیں ہیں، تو اس حوالے سے ان کے ڈاکٹرز نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو کتنا ایکسپوجر ملنا چاہیے، کتنا نہیں ملنا چاہیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کا علاج مکمل ہو، اور ہم اس موقع پہ ان کی صحت کے حوالے سے کوئی رسک نہ لینا چاہتے ہیں، نہ لینا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں وفاق المدارس نے تعلیمی ادارے بند کرنے کا حکومتی فیصلہ مسترد کر دیا۔ ذرائع کے مطابق وفاق المدارس العربیہ کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں مدارس کھلے رہیں گے۔ وفاق المدارس نے تعلیمی ادارے بند کرنے کا حکومتی فیصلہ مسترد کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاق المدارس العربیہ کا کہنا ہے ملک بھر میں مدارس کھلے رہیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حکومت کی جانب سے تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، جس پر وفاق المدارس نے تعلیمی ادارے بند کرنے کا یہ حکومتی فیصلہ مسترد کر دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے وفاق المدارس العربیہ کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں مدارس کھلے رہیں گے، تعلیمی ادارے بند نہیں کیے جائیں گے۔ تفصیلات عثمان خان سے جان لیتے ہیں۔ عثمان بتائیے گا کیا موقف ہے وفاق المدارس کا؟ جی بالکل، گزشتہ روز جو اجلاس ہوا تھا محکمہ تعلیم کے زیر اہتمام، اس میں فیصلے کیے گئے تھے کہ تمام تر تعلیمی اداروں کو جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا، مگر ہمارے ذرائع کے مطابق وفاق المدارس سے اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی مشاورت نہیں ہوئی، اور نہ ہی ابھی تک وفاق المدارس کے ذمہ داران کو اس حوالے سے کوئی باضابطہ طور پر تحریری طور پر آگاہ کیا ہے۔ اس لیے وفاق المدارس کے ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ مدارس نے SOPs کے تحت تدریسی عمل اور تدریسی سرگرمیاں جو ہے جاری ہے۔ اگر حکومت وفاق المدارس کے ذمہ داران سے رابطہ کرے گی تو اس کے بعد وفاق المدارس کے ذمہ داران مشترکہ طور پر اپنی حکمت عملی طے کریں گے، جس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ مدارس کھلے رہیں گے یا نہیں۔ اس حوالے سے ابھی تک وفاق کو حکومت کی جانب سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ جی ٹھیک ہے عثمان، بہت شکریہ۔ یورپی یونین پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کو کرونا سے بچانے کے لیے 1 کروڑ یورو دے گا۔ یہ رقم اقوام متحدہ کے ادارہ برائے افغان پناہ گزیر کے ذریعے استعمال کی جائے گی۔ وقاص عظیم سے تفصیلات جانتے ہیں۔ وقاص بتائیے گا یہ رقم کب تک فراہم کی جائے گی؟ جی، یورپی یونین کی جانب سے آج یہ اعلان کیا گیا ہے کہ یورپی یونین اقوام متحدہ کے ادارہ برائے افغان پناہ گزین کے ذریعے پاکستان کو 1 کروڑ یورو کی امداد فراہم کرے گا، اور یہ جو رقم ہے یہ افغان پناہ گزینوں کو کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے استعمال ہوگی۔ یورپی یونین کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں موجود افغان پناہ گزینوں کو صحت عامہ کی بہترین سہولیات فراہم کی جائیں گی، اور اس منصوبے کے تحت 3,70,000 افغان پناہ گزینوں کو یہ سہولیات فراہم کی جائیں گی، جس سے ان کو کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ اس معاہدے پر یورپی یونین کے سفیر اور اقوام متحدہ کے ادارہ برائے افغان مہاجرین نے دستخط کیے ہیں، اور یہ منصوبہ 3 سال میں مکمل ہوگا، جس کے تحت شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم جو اقدامات ہیں وہ کیے جائیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سندھ میں کرونا کی بگڑتی صورتحال کے بعد تجارتی شعبے پر نئی پابندیاں عائد کی گئی ہیں، جس کے تحت ہوٹل سے اب صرف پارسل کھانا ملے گا یا ہوم ڈیلیوری کی اجازت ہوگی، جس پر ہوٹل مالکان خوش دکھائی نہیں دیے۔ رپورٹ کر رہے ہیں تنویر بہلم۔ سندھ بھر میں اب ہوٹلوں پر کھانا صرف پارسل ملے گا۔ کورونا کی بگڑی صورتحال کے باعث ہوٹلوں اور ریسٹورنٹس پر انڈور ڈائننگ پر پابندی لگا دی گئی۔ ہوٹل مالکان اور ان کے ملازم اس حکومتی فیصلے سے خوش نہیں، کہتے ہیں ہم تو SOPs پر مکمل عمل کر رہے ہیں، فیصلہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ کتنے ویٹر ہمارے بے روزگار ہو گئے،
आप SOPs का वो कर रहे हैं कि SOPs का ख्याल रखा जाए। SOPs तो सब हो रही है, आप जल्द से जुलूस कर रहे हैं, सियासी अपनी आपके सरगर्मियाँ जारी रखी हुई हैं। आदमी कम है इसमें और जो है उनकी तनख्वाही भी देनी है, उनकी तनख्वाही निकालना मुश्किल हो रही है। अभी भी यकीन करें आप, जो हालत जो चल रहा है ना, यकीन करें आधी सेल भी नहीं है। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, परेशान हाल है, ना कोई उनको पूछने वाला है ना कुछ है, कौन पूरा करेगा इन लोगों का। शहरियों ने पाबंदी के बाद दफातर और घरों में पार्सल खाना ले जाना शुरू कर दिया है, लेकिन अक्सरियत को हुकूमती पाबंदी कुछ अच्छी नहीं लगी। ऑफिस से सब मिल के आते थे खाना खाने के लिए, लेकिन अब ये बैठने का इंतजाम खत्म कर दिया गया है, तो हम अपने ऑफिस के लिए ये पार्सल लेके जा रहे हैं लोगों के लिए। होटल बंद है, इसलिए हम पार्सल लेके जा रहे हैं। अब कहाँ खाना खाएंगे हम? सर हमें बैठने नहीं दिया इन्होंने अंदर, और कहा कि भाई पार्सल लेके जा सकते हो। होटल मालिकान और मुलाजमीन ने हुकूमत से अपने फैसले पर नजरसानी करने की अपील करते हुए कहा है कि खराब माशी हालात में ये पाबंदी उनकी कमर तोड़ देगी। कैमरामैन अब्दुल वाहिद खान के साथ तनवीर भैलिम, 24 न्यूज़, कराची। केटरर्स एंड डेकोरेटर्स एसोसिएशन ने शादी हॉल्स पुराने SOPs के तहत खुले रखने का मुतालबा कर दिया है। एसोसिएशन के चेयरमैन कैसर मंसूर का कहना है कि अरबों का नुकसान उठाकर शादी हॉल्स की छतें ख़त्म कर दी। SOPs के तहत काम कर रहे हैं। हुकूमत 300 मेहमानों के साथ 10 बजे तक काम करने की इजाज़त दे। टिकट चल रहा है कि जी अब शादियाँ 9 बजे तक होंगी और 200 गेस्टों को, तो हम उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इंडस्ट्री ने अरबों रुपए का लॉस करके छतें रिमूव करके तो कर दिए, चलो उसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके गेस्ट एज इट इज 300 रखे जाएं और उसकी जो टाइमिंग है वो 8 से 10 o'clock रखी जाए। देखिए 8 से 10 o'clock टाइमिंग का मैटर ये है कि आपके पास 1 hour ही है, लोगों ने आना है जाना है, कोई एट ए टाइम लोग गेस्ट नहीं बैठते, और हम वैसे ही राउंड टेबल्स पे सर्व करते हैं। अब जैसे उन्होंने इंस्ट्रक्शन किए बॉक्सेस, तो हम राउंड टेबल पे जो फूड सर्व करेंगे उनको बॉक्सेस में प्रॉपर पैक करके रखे करेंगे। जैसे एक आइटम है बिरयानी का, तो उसको सेपरेट पैक किया ताकि लोग उसी तरीके से खा सकें। तो मैं अपील कर रहा हूं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से कि इसको एज इट इज 300 और 10 o'clock तक का टाइम रखा जाए। ये हमारी इंडस्ट्री की 1 करोड़ लेबर का मसला है। वफाकी वज़ीर फूड एंड सिक्योरिटी सैयद फ़खर इमाम का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। फ़खर इमाम का कहना है कुछ अलामात पर टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आया, घर में खुद को क्वारंटीन कर लिया है। सबसे गुजारिश है कि एहतियात करें और घर पर रहें। वफाकी वज़ीर फूड एंड सिक्योरिटी सैयद फ़खर इमाम का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया है। उनका कहना है कि कुछ अलामात पर टेस्ट करवाया था जो कि पॉजिटिव आया, जबकि खुद को घर पर क्वारंटीन कर लिया है। वतन के शहीदों को 24 न्यूज़ का सलाम। काली की मंडी से ताल्लुक़ रखने वाले पाक फ़ौज के शहीद जवान मोहम्मद असलम की आज 13वीं बरसी मनाई जा रही है। इसी हवाले से बताएंगे मोहम्मद फारूक। जी फारूक जी, आज ही के दिन 24 नवंबर 2007 फैज़ाबाद में जामे शहादत नोश करने वाले हवालदार मोहम्मद असलम जामे शहादत नोश किए हुए आज 13 बरस बीत गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उनकी फैमिली के साथ, उनसे बात करते हैं। मेरे मियाँ शहीद होने मैनू फख्र है, एक शहीद दी फैमिली हाँ। मेरे 3 बच्चे ने, 2 बेटे ने 1 बेटी है। मेरा इरादा यही है कि मैं इन्हां बच्चों ने भी वतन अजीज दी पेश करने वास्ते मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह मैं इन्हां नूं उद्दां ही कल्लण दी कोशिश करांगी इंशाल्लाह। उनका कहना है कि मेरे 3 बच्चे हैं, अगर मौका मिला तो मैं इनको भी वतन अजीज पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले पाक फौज के शहीद जवान नज़ीर अहमद की आज 49वीं बरसी मनाई जा रही है। तफसीलात जानते हैं नैयर आलम से। नैयर बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, वज़ीराबाद का इलाका है अहमद नगर और साथ ही एक गांव है सैदे वाली। यहाँ के रहायशी नज़ीर अहमद जो कि 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान में भारत के साथ जो है वो लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। इस वक्त उनके हमारे पास 4 भाई मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि ये अपने भाई नज़ीर अहमद के हवाले से, उनकी शहादत के हवाले से क्या कहते हैं। और वो 3 साल पाकिस्तान में रहे और उसके बाद वो बांग्लादेश की जंग शुरू हुई तो वहाँ चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने जंग में हिस्सा लिया और उन्होंने दर्जनों हिंदू जो थे वो जहन्नम सर किए और उसके बाद लड़ते लड़ते सीने में उन्हें गोली लगी और शहीद हो गए। और हम इस चीज़ का फ़ख्र करते हैं कि हमारे भाई शहीद हुए और आज भी हम इसके लिए तैयार हैं कि अगर हमें मुल्क को हमारी ज़रूरत पड़े तो हम 4 भाई और हम हमारे बच्चे तैयार हैं।
और हम जब बाहर निकलते हैं तो फिर भी फ़ख्र से सर ऊंचा होता है कि लोग हमें शहीद का भाई कहते हैं। जी, नज़ीर अहमद के भाई मनीर अहमद का कहना है कि आज जब बाहर निकलते हैं तो हमें फ़ख्र महसूस होता है कि जब लोग कहते हैं कि ये शहीद के भाई हैं, और इनका ये भी कहना है कि आज अगर मुल्क और कौम को हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हमारे भाई, हमारी औलाद जो है वो मुल्क की खातर जान का नजराना पेश करने के लिए हर वक्त जो है वो तैयार है। बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में आगे बढ़ें। कश्मीर ज्यादती केस के मुलजिम को पकड़ने वाले ASI की महारत से सिंध पुलिस फ़ायदा उठाएगी। ASI बख्श का कश्मीर से CPO ट्रेनिंग ब्रांच कराची तबादला कर दिया गया। रफीक भुट्टो बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये हमारे नाजरीन के लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि कश्मीर इंसानियत से शोहरत पाने वाले ASI मोहम्मद बख्श बोडो का अचानक कराची तबादला कर दिया गया है और वो अब सेंट्रल पुलिस ऑफिस पे के ट्रेनिंग अपनी खिदमत अंजाम देंगे। मोहम्मद बख्श बोडो वो पुलिस ऑफिसर है जिसको वजीर आजम, वजीर आला सिंध और दीगर बड़े बड़े शख्सियात ने सलाम पेश किया था, क्योंकि इन्होंने एक ज्यादती के मुलजिम को गिरफ्तार करने में पुलिस का अपनी फैमिली को इस्तेमाल किया था और जिससे मुलजमान तक पुलिस की रसाई हुई थी, और अब जो है उनका तबादला कर दिया गया है और वो खुश हैं। मोहम्मद बख्श बोडो का कहना है कि वो IG के मशकूर हैं कि उन्हें कराची में खिदमत के लिए जिम्मेवारी दी गई है, और क्योंकि कश्मीर में अब उनका रहना मुश्किल हो गया था और वो जो जुराइम पेशा अफराद हैं वो उनका पीछा कर रहे थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाफिजाबाद के शहरियों ने 24 न्यूज़ की बंदिश की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के अफराद का कहना है हुक्मरान अपनी नाअहलियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए सच दिखाने वाले 24 न्यूज़ को जबरन ऑफ एयर कर दिया गया, जिसकी वजह से अवाम अपना पसंदीदा चैनल देखने से महरूम हो चुके हैं। हुकूमती इदारों से पुरजोर मुतालबा है कि हक सच दिखाने वाले चैनल 24 न्यूज़ को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। पिछले 3 माह से इसको बंद किया है। हम अपना पसंदीदा चैनल देखने से जो है वो कासर हैं। मैं ताजरों की तरफ से पुरजोर मजम्मत करता हूँ जो 24 न्यूज़ चैनल को बंद किया गया है उसे फौरी बहाल किया जाए। हमारे जो TV चैनल है 24 इसको बंद करने की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। हमारा मुतालबा है मरकज़ी अंजुमन ताजरान का और पूरी ताजर बरादरी का कि इस चैनल को बहाल करके इसको अपना काम करने दिया जाए। हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि 24 चैनल ये आवाम की आवाज़ है और आवाम के आवाज़ को दबाना आवाम के हकूक़ को दबाना है। हमारा ये मुतालबा है कि ऐसे चैनल जो आवाम के हकूक़ को उजागर करते हैं उन्हें बंद ना किया जाए, बल्कि आवाम के हकूक़ को उजागर करने के लिए उनसे तावन किया जाए। 24 चैनल के ऊपर जो पाबंदी लगाई है, मुझे ज़ाती तौर पे इसका दुख है कि वहाँ के एंकर्स और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन आवाम को हमेशा हक का आईना दिखाते रहे हैं और हुक्मरानों की राह दुरुस्त करने में ये सबसे आगे चैनल था और इसको बंद करके ये आवाम के ऊपर जुल्म किया गया है। कराची के इलाके लियारी में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम है। UC1 में सड़कों पर सीवरेज का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से बताएंगे मानिया शकील। जी मानिया। जी बिल्कुल, जहां कराची में मसाइल मौजूद है, मुझे ऐसा लगता है इस जगह पे आके जैसे ये मसाइल का गढ़ है, क्योंकि मैं इस वक्त लियारी के आगरा ताज UC1 में मौजूद हूँ। मेरे कैमरामैन आपको राहिल दिखाएंगे कि ये बेनस की कोई गलियां नहीं है जहां पानी मौजूद है, ये गटर का पानी मौजूद है आगरा ताज UC1 की गलियों में, जहाँ पे मुश्किल सूरत हाल है। और साथ साथ हम देख सकते हैं कि ये गटर का पानी इतना ज़्यादा है कि यहाँ से गुजरना भी मुश्किल है। दूर से हम देख सकते हैं कि वहाँ पे स्कूल के बच्चे गुजर रहे हैं, ख़वातीन गुजर रही हैं, लेकिन कोई परेशान हाल नहीं। जिस कदर यहाँ पे गंदगी मौजूद है, गटर का पानी मौजूद है, ताफन उठ रहा है, साथ साथ गंदगी के ढेर हैं, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो रहा है। दूसरी तरफ अगर मेरे कैमरामैन राहिल आपको यहाँ दिखाएं मनाजर, ये पूरी गली में कचरा मौजूद है और ये गंदा पानी, गटर का पानी लोगों के घरों में भी दाखिल होने लगा है, जिसके बाद ये पूरी गली भी मुस्तकिल तौर पे ब्लॉक हो चुकी है। लोगों ने जाने के लिए यहाँ पे ईंटें रखी हुई हैं ताकि उस पर पाँव रख के किसी तरह वो अपने घरों के अंदर जा सकें। ये बदतरीन सूरत हाल इस पूरे इलाके की, इस कदर गंदगी है, बच्चे बुजुर्ग साथ साथ खवातीन यहाँ पे इतनी मुश्किलात का सामना कर रही हैं। और ये कोई नई सूरत हाल नहीं है, ये सूरत हाल कई महीनों और कई सालों से है, लेकिन यहाँ का कोई परेशान है आपका। कराची का इलाका लियारी मसाइल का गढ़ बन गया। इलाके में मकीनों को पीने का साफ पानी तक दस्तयाब नहीं है। मजीद बता रही हैं आदिया नास। जी
बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची की किसी कच्ची आबादी में मौजूद नहीं, बल्कि ये लियारी है, कराची का वो इलाका जो कि कदीम इलाकों में से एक तस्वुर किया जाता है। लियारी के बासी किन मसाइल से दोचार हैं ये आज तक किसी ने नहीं जाना। इस वक्त लियारी के इलाका कच्ची मार्केट है, उसकी गली में मैं मौजूद हूँ और यहाँ के बासी दीगर मसाइल के साथ साथ पीने के साफ़ पानी से महरूम हैं। घरों के अंदर जो पानी आ रहा है वो गालिबन ऐसा ही है जैसा ये इस वक्त आप गली के अंदर देख सकते हैं। मेरे साथ खातून मौजूद है, इनसे आपकी बात कराते हैं। हम खारा पानी भरते हैं, मीठा वहाँ से भर के आते हैं, 10 रुपये गैलन। अभी पैसे से पानी भी लो, हर चीज़ पैसे से लो, और कुछ तो करे नहीं। हुकूमत बैठी किस लिए है? इमरान खान आया है तो इमरान खान तो ज़्यादा ही है, गंदगी फैला दिया है। कुछ तो करे ना इमरान खान भी, पानी तो मिले और कुछ नहीं मिले, पानी तो पी सकते हैं ना इंसान। बिल्कुल, इलाके के रिहायशी पीने के साफ पानी से महरूम हैं। ये वो इलाका है जहां से वोट बैंक, एक बड़ा वोट बैंक है पार्टी का, लेकिन यहाँ के रिहायशियों के लिए उस वोट बैंक को देने के बाद जो सहूलियात हैं वो नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। रेशम के कपड़े, रेशम की शालें और रेशम से बनी अशिया आपने देखी होंगी, पर ये रेशम है क्या? जानिए सबा वजीर की इस रिपोर्ट में। रेशम का कीड़ा तितली की मानिंद होता है। उसके 2 खानदान अहम है, एक बॉम्बीसिडाई और दूसरा स्टर्निडाई। ये अपनी अहमियत और अफादियत की बुनियाद पर सनत का दर्जा रखता है। इसकी अहमियत के पेश नज़र उसे क्वीन ऑफ टेक्सटाइल्स भी कहा जाता है। रेशम के कीड़े की सनत से वाबस्ता लोगों का कहना है कि कीड़े के अंदर से रेशम निहायत बारीक, नाजुक और नफीस रेशे की शक्ल में निकलता है। इसका कीड़ा शहतूत के पत्तों पर परवरिश पाता है, जिससे कोकोन तैयार होता है और उससे रेशमी धागा बनता है, फिर उससे कपड़ा तैयार होता है। 5 मुख्तलिफ मराइल होते हैं इनकी ज़िंदगी के, जिनसे ये लार्वा की हालत में गुजरते हैं, और जिस वक्त 5वां मरहला इनका आता है तो चंद दिन खुराक खाने के बाद ये खुराक छोड़ देते हैं और कोकून बनाने के लिए जगह तलाश करना शुरू कर देते हैं। कोकून इनके गिर्द रेशम के धागे का एक खोल होता है। कश्मीर और पंजाब में रेशम के सनत को बचाने के लिए हुकूमती सतह पर काम हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आहिस्ता आहिस्ता ये सनत सवाल पजीर हो रही है। ये अनस्किल्ड, अनएजुकेटेड लोगों के लिए एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है, और अगर इसकी स्पॉन्सरशिप हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे प्राइवेट NGOs वगैरह हैं, और हमारा सबसे जो बड़ा इसका बेनिफिट है वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इसका बहुत बड़ा रोल है। रेशम साजी कदीम तरीन और नफा बख्श सनत है जो कीड़ों की पैदाइश और उसकी नशोनुमा पर मुनहसर है। जदीद दौर के साथ साथ इसमें भी नित नए तजुर्बात हो रहे हैं। रेशम साजी की सबसे खास बात यह है कि देहात में उसे कम से कम लागत में शुरू किया जा सकता है और बेहतर मुनाफा हासिल किया जा सकता है। तूत के फल हो, तूत की लकड़ी हो या तूत के पत्तों पर पलने वाले नन्हे नन्हे रेशम के कीड़े, ये दरख्त कुदरती सलाहियतों से मालामाल है और बहुत सारे लोगों के लिए बाइज़्ज़त रोजगार फराहम करने का जरिया भी। कैमरामैन नफीस आराई के हमरा सबा वजीर, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। इस बुलेटिन से इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।